नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने आपका 8वां चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका टाइटल था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आपका 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा प्रोसेस कॉस्टिंग। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब मैंने आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कराया था जिसका टाइटल था मेथड्स ऑफ द कॉस्टिंग, मैंने वहां पे आपको बताया था कि सर यहां पर इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर 4th यूनिट के अंदर हमें 4 चैप्टर पढ़ने होंगे, या इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं हमें 4 कॉस्टिंग के मेथड पढ़ने होंगे। जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले आपके जॉब कॉस्टिंग को पढ़ा, सेकंड नंबर पे हम सभी ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को पढ़ा, फाइनली थर्ड नंबर पे आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम लोग सर्विस कॉस्टिंग को पढ़ेंगे। इन शॉर्ट आप लोग ये मान के चल सकते हैं, चाहे आप लोग जॉब कॉस्टिंग की बात कर लीजिए, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात कर लीजिए या सर्विस कॉस्टिंग की बात कर लीजिए, दीज आर द मेथड्स ऑफ द कॉस्टिंग। बस यहाँ पर होता क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्टिंग मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जितने भी आपके कॉस्टिंग मेथड है उनके अंदर हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग तीसरा मेथड क्या रहने वाला है, प्रोसेस कॉस्टिंग रहने वाला है। और याद रखिएगा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो आपका प्रोडक्शन कैरिड आउट होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के बेसिस पे होता है। माने आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। और सबसे जरूरी बात, जो आपका प्रोडक्शन होता है, जो आपकी जो यूनिट तैयार होती है वो आइडेंटिकल इन नेचर होती है। आइडेंटिकल का मतलब दे आर सिमिलर। समझ में आया? तो इन शॉर्ट में अगर आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग कॉस्टिंग को डेफिनेशन के अंदर बांधना चाहते हैं तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर इट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अपने आप में क्या होता है, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है। यूज्ड वेयर, ये कहां पे यूज होता है, जहां पे आपका जो प्रोडक्शन है वो कैरिड आउट होता है इनटू द कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैंने बताया आपका प्रोडक्शन किस में कैरिड आउट होगा, कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर कैरिड आउट होगा। और मैंने आपको बताया था यहां पर आपकी आइडेंटिकल यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी और वो भी किसमें, लार्ज क्वांटिटीज में। तो इसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रोसेसिंग कॉस्टिंग बोला जाता है। क्लियर है? या प्रोसेस कॉस्टिंग बोला जाता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, सर आपका लार्ज प्रोडक्शन होगा और जो भी आपका आउटपुट निकल के आएगा वो सिमिलर रहेगा या आइडेंटिकल रहेगा नेचर के अंदर। और सबसे जरूरी बात, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? और यहां पर इस मेथड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपका कॉस्ट पर यूनिट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, सर आपको क्या करना है, आपको टोटल कॉस्ट निकाल लेना है। टोटल कॉस्ट आप कलेक्ट कहां से करेंगे, सर आपके पास अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलेंगे या फिर आप लोग कह सकते हो यहां पर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल प्रोसेस या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का कॉस्ट को कलेक्ट करना है और सभी को जोड़ देना है। ठीक है? तो आपको क्या मिल जाएगा, सर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं या नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, सर आप लोग नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सर आपके आउटपुट की बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा सिनेरियो माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलता है तो ये क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग के दरमियान जब आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप लोग कॉस्ट पर यूनिट को भी बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको पहले समझना है। और मैं आपको एक चीज का क्लैरिटी करता चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 100% आपको एक 18 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आपकी चौथी यूनिट का सबसे फेवरेट चैप्टर एग्जामिनर का ये रहने वाला है। और अगर आप लोग किसी भी साल का पीवाईक्यूज उठा करके देखेंगे, चाहे वो आपका सीबीसीएस वाला हो, चाहे वो आपका एनईपी वाला हो, 100% आप लोग पाएंगे कि सर यहां से प्रोसेस कॉस्टिंग
से आपको एक सवाल देखने को मिलता है, कई बार इसके अल्टरनेट में भी आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल देखने को मिलता है। माने यहां पर आपको चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग अपना 18 नंबर का सवाल अटेंड करना चाहते हैं और पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग को समझना पड़ेगा। क्लियर है? और एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, सर ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है ना, मोर और लेस आप लोग मान के चले आपका 80% प्रैक्टिकल रहेगा और आप लोग मान के चले 20% थ्योरेटिकल रहेगा। थ्योरी पोर्शन बहुत कम है, लेकिन जो है वो सफिशिएंट है। उसी थ्योरी के फंडामेंटल को इस्तेमाल करके आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। आप लोग इस चीज को समझने वाले हैं कि किस तरीके के सवालात आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बनने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी रहती है, और एग्जैक्टली उन तमाम तरीके के सवालात को किस अप्रोच के साथ सोल्व करना। समझ में आया? तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। ठीक है? अब कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो आपने कहा कंटीन्यूअस प्रोसेस का क्या मीनिंग है, और आपने कहा सर प्रोसेस का टोटल कॉस्ट कैसे लेके चलेंगे, अलग अलग प्रोसेस का क्या मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल की बात करता हूं, मान लीजिए आपको ये रिमोट प्रिपेयर करना है, तो इस रिमोट को प्रिपेयर करने के लिए ना एक पर्टिकुलर जो आपकी कंपनी होता है या मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म होता है, उसके अंदर आपको अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। प्रोसेस आप लोग ये समझ सकते हैं, प्रोसेस डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा समझ लीजिए ये आपका एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, इस बाउंड्री के अंदर आपको अलग अलग प्रोसेस डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। एक प्रोसेस डिपार्टमेंट ये है, जैसे ही यहां पर एक प्रोडक्ट का काम कंप्लीट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा। जब यहां पर इसका काम कंप्लीट होगा तो माय डियर फ्रेंड्स ये यहां पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? और अगर यहां पर इसका काम कंप्लीट होता है तो ये यहां पर पहुंच जाता है नेक्स्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट के अंदर, और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से आपका ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। यहां पे समझिएगा, यहां पर क्या है सर, आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया है। इसका मतलब क्या है सर, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर हमारे पास अलग अलग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होते हैं। अब होगा क्या, जब आप इस रिमोट को बनाएंगे ना, तो एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जिसको आप लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। वो रॉ मटेरियल को केवल इस प्लास्टिक के ढांचे में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया? तो ये बाहर का बॉडी तैयार हो गया है। अगला डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, मे बी आपके जो बटन है, जो भी आपका जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, इस बटन को बना करके ना आपकी जो बॉडी का ढांचा है और इन दोनों को असेंबल कर देगा। अब इसके बाद तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, या तो तीसरा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट आएगा, जहां पर इसके अंदर लगने वाले सर्किट को तैयार किया जाएगा और सर्किट को असेंबल किया जाएगा। और चौथा डिपार्टमेंट आएगा जहां पर इसके अंदर बैटरी को असेंबल करके पूरे प्रोडक्ट को एक तरीके से बाइंड कर दिया जाएगा। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एक कंपनी के अंदर हमारे पास अलग अलग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होते हैं, और इन एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से निकल के प्रोडक्ट आपका दूसरे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये कंटीन्यूअस चलता रहता है। ठीक है? अब यहाँ पे आपको समझना क्या है सर, समझना ये है, लेट अस से सबसे पहले वाला आपका डिपार्टमेंट है, क्लियर है, जहां पर आपका बॉडी तैयार होता है। तो क्या यहां पर मेरे को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, या मैं कहूंगा सर मेरे को मटेरियल की जरूरत होती है? यस, आपके मटेरियल की जरूरत होती है। क्या मेरे को यहाँ पे लेबर की जरूरत होती है, वेजेस की जरूरत होती है? ऑब्वियस सी बात है, लेबर होगा तभी तो काम होगा। क्या मेरे को यहाँ पे ओवरहेड की जरूरत होती है? तो सर ओवरहेड की भी जरूरत होती है। तो जितने भी आपको प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट दिखते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट दिखते हैं, उनके अंदर आपका मटेरियल भी कंज्यूम होता है, लेबर भी कंज्यूम होता है, और आपका ओवरहेड भी कंज्यूम होता है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। और अगर आप इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो आपका एक कॉस्ट निकल के आता है, जो आपकी पूरी एक जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है उसका कॉस्ट रहेगा। जितने भी आपके पास प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है या यूनिट है, सबके कॉस्ट को निकाल करके अगर आप लोग फाइंड आउट करके प्लस कर देते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आपका मोर और लेस बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। अभी आगे जब आप लोग चलेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो 100% ये चैप्टर आपको बड़ा आसान लगने वाला है। बस शर्त ये है कि जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको 100% अटेंशन के साथ उन तमाम बातों को सुनना है, समझना है, और सबसे जरूरी बात इंप्लीमेंट करना है। ठीक है? तो आई होप कितनी क्लैरिटी रहा होगा कि यहां पे जितने भी आपके डिपार्टमेंट रहेंगे, सर आप जितने भी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उन तमाम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपको मटेरियल भी देखने को मिलेगा, लेबर भी देखने को मिलेगा, और ओवरहेड भी देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आप सभी को यहां पे क्लियर कर देता हूं, सर अगर आप लोग इन तीनों डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तीनों नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो सर यहां पे आपके हर एक डिपार्टमेंट के साथ, जैसे आपका मान लीजिए पहला जो प्रोसेसिंग यूनिट है मैंने उसको ए मान लिया है, क्लियर है? अगर आप लोग दूसरे की बात करेंगे
करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका प्रोसेसिंग यूनिट बी हो जाएगा। अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं तो सर आपका प्रोसेसिंग यूनिट सी हो जाएगा। ऐसे ही आपका प्रोसेस चलता रहेगा। सर मैक्सिमम कितना हो सकता है ये भी बता दीजिए। सर आपका मैक्सिमम नो लिमिट होता है, माने यहां पे कोई प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपसे 18 नंबर का पूछा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूं कि यहां पर अगर आप लोग आपके एग्जामिनेशन के अंदर है ना, आपको मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपके 3 प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं, और जितने भी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होंगे ना, सबका आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए, जितने भी आपके प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होंगे सबका अपना क्या बनेगा सर, प्रोसेसिंग अकाउंट बनेगा, और इसी प्रोसेसिंग अकाउंट को बनाने का नंबर आपको एग्जामिनर देने वाला है। क्लियर है? तो जब आप लोग प्रोसेसिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट आपको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज करना है, और फिर किस तरीके से एग्जैक्टली वैल्यूज को पुट किया जाता है वो चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम कितने आपको अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं प्रोसेसिंग अकाउंट के अंदर? सर 3 बनाने पड़ सकते हैं, अमूमन 2 देखे जाते हैं। कई बार एक्सेप्शन केस होता है कि सर आपको यहां पे 3 डिपार्टमेंट का डेटा भी दे दिया जाता है। वैसे अगर आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं होता, 10 भी होता है, 20 भी होता है, 30 भी होता है, डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स इतना क्लियर रहा होगा प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या मीनिंग है, इसका डेफिनेशन को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी मैं आपको फीचर समझाने वाला हूं, एडवांटेजेस समझाने वाला हूं। उन फीचर्स और एडवांटेजेस को समझने के बाद लाइफ जस्ट झिंगा लाला आपको बिल्कुल इजीली तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और आप लोग और डिटेल में और डेप्थ में जाकर के ना केवल इसके मीनिंग को समझ पाएंगे बल्कि आप एग्जामिनर को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया सर, जब भी आप लोग प्रोसेस अकाउंटिंग की बात करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या कहेंगे प्रोसेस डिपार्टमेंट, जहां पर हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस होता है और यहां पर कॉन्टिन्यूअस आपका क्या रहता है, प्रोडक्शन रहता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। ठीक है, जब भी आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करेंगे तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात क्या है सर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट का मतलब होता है एक जैसे प्रोडक्ट। समझ में आया? एग्जैक्टली जैसे केवल रिमोट बनेंगे, एक ही जैसे के बनेंगे, एग्जैक्टली सेम डिटो कॉपी, आप लोग कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन आपका किसका होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर होता है। प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग, ये भी मैंने आपको बताया, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग यूनिट, और हर एक यूनिट का आपको सेपरेट कॉस्टिंग करना होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद याद रखिएगा एवरेज कॉस्ट कैलकुलेशन। सर एवरेज कॉस्ट कैलकुलेशन का क्या मीनिंग है, आपका एक डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, सबके टोटल कॉस्ट को जोड़ा, सबकी टोटल जो प्रोडक्शन है उसको जोड़ा, टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिया। क्या है, इट्स बेसिक मैथमेटिक्स, आप सभी ने पढ़ा, ये एवरेज निकाला है। दैट्स व्हाई आप लोग इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद देखिए सीक्वेंशियल प्रोडक्शन। सीक्वेंशियल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मैंने बताया था आउटपुट ऑफ द वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने बताया था एक आपका प्रोसेस डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का जो आउटपुट है ना, वो अगले का क्या बनने वाला है सर, आपका इनपुट बनने वाला है। समझ में आया? एक आपके प्रोसेसिंग यूनिट का जो आउटपुट है वो अगले का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। यहां से माल निकला वो आपके दूसरे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, यहां के लिए आपका आउटपुट है और अगले के लिए क्या है, वो इनपुट है। दैट्स व्हाई आप लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल प्रोडक्शन होता है, सीक्वेंस के अंदर प्रोडक्शन होता है। और लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट होता है। सर ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, याद रखिएगा, द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। सर यहां पर आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग प्रोसेस यूनिट के लिए आप लोग एक एक क्या करके बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, और एक प्रोसेस अकाउंट का जो कॉस्ट आएगा ना, उसको आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। अभी आपको क्लियर होगा जब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करूंगा। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट बोला गया है। क्लियर है? तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। ये सारे पॉइंट को मिलाकर के आप लोग एक अच्छी खासी डेफिनेशन को बांध सकते हैं, परिभाषा को डेवलप कर सकते हैं, जो किससे जुड़ी हुई है, आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग से जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग से जुड़े हुए फीचर्स या
एडवांटेज अगर आपके एग्जामिनर पूछता है तो वहां पर आप लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं। मैंने बताया कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपके प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है, तो मैंने बताया था जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस देखने को मिलता है प्रोडक्शन के दरमियान, अलोंग विद आपको लार्ज आउटपुट देखने को मिलता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के साथ, वहां पर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग देखने को मिलता है। कुछ बेसिक एग्जांपल है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर और शुगर इंडस्ट्री के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ बेसिक एग्जांपल है, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सर बताइए जो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है वो एग्जैक्टली कहां पे वापरा जाता है, यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल है, इनको पढ़ लीजिएगा और एग्जामिनेशन के अंदर आपको माय डियर फ्रेंड्स लिख के आना है। अब यहां पर कुछ इस तरीके के सवाल हैं जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। अब आप में से काफी मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जो ये पूछेंगे सर अभी तक तो हमने कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझा ही नहीं है, अभी तक तो हमने केवल थ्योरी थ्योरी किया है, तो अभी कुछ अगली 5 10 15 20 मिनट के अंदर मैं आपकी फाउंडेशन को बनाने वाला हूं, यहां से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा ताकि आप लोग इस तरीके की छोटी छोटी न्यूमेरिकल को जो 18 नंबर के लिए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है उनको बड़े प्यार से धुआं धुआं कर सके। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों को कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा। अगर आपने उन तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो आप लोग बड़े प्यार से प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर पूरे के पूरे 18 नंबर को टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा जब भी आप लोग प्रोसीजर ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पर बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आपके प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। समझने वाली बात क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम लोग इसके प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना क्या है? सर यहां पर हमारे पास 3 तरीके के सवालात आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको आपको टैकल करना है। और याद रखिएगा ये तीनों तरीके का जो बाइफरकेशन किया गया है वो आपका WIP के बिहाफ पे किया गया है। WIP जिसका फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस। यहां पर आपके WIP के स्टॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यानी कि यहां पर आप लोग कह सकते हैं सर अगर आप लोग WIP के स्टॉक की बात करते हैं ना तो इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पहले वो तमाम तरीके के सवालात आपको हैंडल करने हैं माय डियर फ्रेंड्स जहां पर आपको कोई भी WIP का स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नो WIP स्टॉक। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? यहां पर आपको किसी भी तरीके का WIP का स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जहां पर आपको WIP का स्टॉक तो देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप लोग यहां पे कह सकते हैं सर आपका एक तो होता है ओपनिंग का WIP स्टॉक, तो यहां पे आपने क्या लिखा? सर आपका एक तो हो गया ओपनिंग का WIP स्टॉक, एक आप लोग क्या कहेंगे? सर आपका एक क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। WIP के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है? सर आपका ओपनिंग का अवेलेबल नहीं होता है, क्लोजिंग का अवेलेबल होता है। ठीक है, तो छोड़िए आप लोग क्या कहेंगे? ओपनिंग का अवेलेबल आपके पास नहीं होता है लेकिन क्लोजिंग का अवेलेबल होता है। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे को भी कई बार हो जाता है, तो याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक आपको अवेलेबल नहीं है, केवल क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर आपको याद रखना है तीसरी प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया है और आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर आपको क्या दिया गया है? आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया है और आपको क्या दिया गया है? सर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक किसका है? सर आपके WIP का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है। तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा जिसको आपको टैकल करना है। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर को इसी हिसाब से बाइफरकेट करने वाले हैं। पहले हम लोग नो WIP स्टॉक वाले क्वेश्चंस को टैकल करना सीखेंगे, वहां पर हमारा तमाम तरीके के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ओपनिंग WIP स्टॉक अवेलेबल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, उसको देखेंगे। लास्ट में जाके हम लोग टैकल करना सीखेंगे जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों तरीके के स्टॉक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बुनियादी तौर पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग प्लीज मेरे को आंसर दीजिएगा कि यहां पर अभी अभी हमने क्या पढ़ा? सर अभी अभी हमने पढ़ा हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स अलग अलग प्रोसेस यूनिट होती है। क्या होती है? हमारे पास अलग अलग प्रोसेस यूनिट होती हैं। और यहां पर मैंने ये बताया था लेट अस से हम लोग इसका डुप्लीकेट करके ना ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, केवल और
केवल 2 प्रोसेस यूनिट है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहां पर ये वाला क्या है सर, ये आपका प्रोसेस ए है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका प्रोसेस यूनिट ए रहने वाला है, और इसको आपने क्या मान लिया सर, आपका प्रोसेस यूनिट बी रहने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस यूनिट बी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें सबसे पहले लेट अस कंसीडर कि हमें आपका रॉ मटेरियल डालना है, और रॉ मटेरियल का एस्टिमेशन मेरे पास है सर। मैंने जो आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है ना, इस पर आप लोगों को फोकस करना है। यानी कि जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया था सर, 1000 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड किया था। क्लियर है? अब आप मेरे को बताइए कि क्या जब आपका यहां पर आउटपुट निकल के आएगा, यहां से जो आउटपुट निकल के आएगा, क्या वो 1000 यूनिट्स का होगा या नहीं होगा? तो सर यहाँ पे दोनों संभावनाएं हैं। अगर आपका लॉस नहीं होता है, आपके जो प्रोसेस के दरमियान लॉस नहीं होता है, तो आपकी 1000 यूनिट आपकी बन के आ जाएंगी। लेकिन अमूमन माय डियर फ्रेंड्स ये देखा जाता है कि लॉस होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस भी 2 तरीके के होते हैं। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, मैंने आपका 1000 यूनिट डाला, 1000 यूनिट का मटेरियल प्रोवाइड किया, और 1000 यूनिट ही मेरे को फाइनल आउटपुट में मिल गया। तो ये क्या हुआ, एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर माय डियर फ्रेंड्स मेरा लॉस नहीं हुआ है, जहां पर मेरा क्या नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ। तो पहला सिचुएशन जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, नो प्रोसेस लॉस देखने को मिलता है। क्लियर है? आपको क्या है, नो प्रोसेस लॉस देखने को मिलता है। माने एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको किसी भी तरीके का लॉस देखने को नहीं मिला है। एक सिचुएशन ऐसा होता है जहां पर आपका नॉर्मल लॉस होता है। क्लियर है? आपका क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है। एक सिचुएशन ऐसा होता है जहां पर आपका एब नॉर्मल लॉस होता है। क्लियर है? तो यहां पे आपको याद रखना है, ये तीनों सिचुएशंस के अंदर आपको इनमें से कोई भी सिचुएशन इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। याद रखिएगा, या तो आपको क्या मिलेगा, नो लॉस वाला सिचुएशन मिलेगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर लॉस होता है, और लॉस को यहां पे बाइफरकेट किया गया है, नॉर्मल लॉस की कैटेगरी के अंदर और एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी के अंदर। ठीक है? तो आज की क्लास के अंदर क्योंकि मैं सीधी सीधी बातें करूंगा, तो हम लोग यहां पर जो आपका एबनॉर्मल लॉस है इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम आपके नॉर्मल लॉस को पढ़ेंगे। लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। ठीक है? अब यहां पे आप लोगों ने 1000 यूनिट्स का माल डाला, लेकिन प्रोसेस ए से मेरे को केवल 900 यूनिट मिली, तो मेरा क्या कितना लॉस हो गया सर, मेरा यहां पर एग्जैक्टली आप लोग ये मान के चल सकते हैं 100 यूनिट का लॉस हो गया। ठीक है? तो यहां पे लॉस होगा। इसी तरीके से यहां पे जो 900 यूनिट तैयार हुई है वो यहां पे आएंगी। अब यहां पे अगर आपने 900 यूनिट का इनपुट दिया है, तो जरूरी नहीं है 900 का ही आउटपुट मिले। लेटर से मेरे को 840 का आउटपुट मिला, तो 60 यूनिट मेरा यहां पे खराब हो गया, यानी कि लॉस होता है। और कई कई सिचुएशन में लॉस नहीं भी होता है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको लॉस देखने को मिलेगा नहीं। अगर आपका लॉस होता है तो वहां पे कोई चीज सीखने वाली नहीं है, बहुत ऑब्वियस हो जाता है, लेकिन लॉस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको समझना क्या है कि सर आपने बताया लॉस होता है, अब लॉस कितने तरीके के हैं यहां पे आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है, प्लीज नोट कीजिएगा। यहां पे लॉस को आपको 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देना है। अभी अभी मैंने क्या बताया सर, आपका एक क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं सर, आप लोग इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। सर एक आपका क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है। क्या होता है, आपका नॉर्मल लॉस होता है। तो याद रखिएगा, एक एबनॉर्मल लॉस होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज इसका जिक्र हम लोग नहीं करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग नॉर्मल लॉस पढ़ेंगे। ठीक है? अब मैं एक देसी गांव का एग्जांपल लेता हूं, देहाती एग्जांपल लेता हूं। लेटर से आप लोग एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है। ठीक है? अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आप लोग एक शुगर का बोरा लेके आए हैं। ठीक है? इसके अंदर क्या है सर, आपका शुगर का बोरा है। ठीक है? अब ये जो शुगर का बोरा है, लेटर से आपका कितना है सर, 10 किलोग्राम का। वैसे 50 किलो का आता है, आप लोग मान लीजिए 10 किलोग्राम का है। अब आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स आते हैं, कोई 50 ग्राम लेता है, कोई 100 ग्राम लेता है, कोई 500 ग्राम लेता है, कोई 1 किलो लेता है, कोई 2 किलो लेता है। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मिस्टर एक्स आया है, उसने आपसे 2 किलो चीनी का डिमांड किया है, और उसके अंदर 10 ग्राम आपने कम दे दिया? बिल्कुल भी नहीं देंगे आप लोग, क्योंकि यहां पे वो आपका कस्टमर सर फोड़ देगा। हाँ, अगर आप लोग 2 किलो चीनी तोल रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस बात है 10 ग्राम, 20 ग्राम या 30 ग्राम आपको यहां पे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ताकि आपका कस्टमर रिटेन रहे। आपका कस्टमर क्या रहे, रिटेन रहे। और आपका जो तुलाव है, आपका जो मेजरमेंट है, गांव देहात में इसी को अच्छा एक तरीके से मेजरमेंट माना जाता है। ठीक है? तो जब आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं, और आपने 10 किलोग्राम का जो बोरा है उसको मल्टीपल पार्ट्स में बेचा, आपको थोड़ा थोड़ा करके बेचा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं पे 10 ग्राम गया, कहीं पे आपका 20 ग्राम गया, कहीं पे 40 ग्राम गया, कहीं पे 50 ग्राम एक्स्ट्रा गया। इस तरीके के सिचुएशन के अंदर आपका जो लॉस होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके की सिचुएशन के अंदर उसको आप लोग वेट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आप लोग यहाँ पे उसको वेट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हो, वेट लॉस बोलते हो। और वेट लॉस का भरपाई
नहीं होता है, माने इसका कॉस्ट आपको नहीं मिलता है, जो आपका चला गया वो चला गया। लेट अस से आपने 10 ग्राम फालतू दे दिया, आप कस्टमर को फोन करके बोल सकते कि यार वो तेरा 10 ग्राम फालतू गया था, चीनी उसका 2 रुपया मेरे को फालतू दे, नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे नॉर्मल लॉस के अंदर भी कई बार आपका वेट लॉस हो जाता है, और वेट लॉस का आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। यानी कि नॉर्मल लॉस के अंदर एक कैटेगरी कैसा आ गया सर, ये आ गया आपका वेट लॉस का। क्लियर, किसका आ गया सर, आपका वेट लॉस का आ गया है। दूसरा आप लोग कह सकते हैं अदर देन वेट लॉस, आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका क्या आ गया, अदर देन वेट लॉस आ गया है। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका अदर देन वेट लॉस के अलावा कोई भी लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हो, सेकंड कैटेगरी के अंदर डाल देते हो, और यहां पर एटलीस्ट आपको उसका स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है। जैसे अमूमन ये जो लॉस है ना, आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैं कंसीडरेशन ले लेता हूं। मान लीजिए आप लोग एक फ्रूट सेलर है, क्लियर है, आप लोग क्या कहते हैं सर, आपका फ्रूट सेलर है, क्लियर है। और फ्रूट सेलर के केस में आप लोग जानते हैं फ्रूट्स का जितनी ताजगी होती है उतना बेटर प्राइस होता है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, जैसे 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 माल आपका पुराना होता जाता है, अब जो आपका सेलर है वो क्या कहेगा कि यार यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर आपका माल ज्यादा पुराना हो गया तो सड़ जाएगा, सड़ने से बेटर है मैं इसको स्क्रैप में निकाल देता हूं या आपके लोअर प्राइस पे निकाल देता हूं। लेटर से जो मेरा 100 रुपए का माल था मैं उसको 20 रुपए में निकाल देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाता है, 20 रुपए मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी तो एक तरीके का लॉस है, ये भी तो आपको एक तरीके का लॉस है कि आपका माल खराब हो रहा था, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा करके ना उस लॉस का कुछ रिकवरी कर लिया, ठीक है। जैसे आपने किताब लिया, ठीक है, 12 साल आप लोग पढ़ते हैं, ये रफ रजिस्टर आपने खरीद लिया, ठीक है। अब इस रफ रजिस्टर का क्या हुआ, आपने इसको पूरा भर लिया, ठीक है, आपने 50 रुपए का एक खरीदा था। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको आप लोग रद्दी में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका अपना एक स्क्रैप वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जो मिलता है ना, जिन लॉसेस के अंदर आप लोग कुछ अमाउंट रिकवर कर पाते हैं, वो आपका अदर देन वेट लॉस की कैटेगरी में आता है। तो नॉर्मल लॉस के अंदर आपको दो तरीके के लॉस देखने को मिलेंगे, एक आपका वेट लॉस देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पे अदर देन वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट लॉस का आपको कोई रिकवरी नहीं होने वाला है, कोई कॉस्ट नहीं मिलने वाला है, उसके अलावा जो है उसका आपको कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह मिलता है, और अमूमन देखा यह गया है कि आपको क्वेश्चन के अंदर वो तमाम जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर रहा कि सर हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर तीन तरीके के सवाल देखेंगे, जहां पर आपका WIP स्टॉक गिवन नहीं है, जहां पे आपका केवल क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, जहां पे आपके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है। और यहां पे आपको तीन तरीके के लॉस पढ़ने हैं, नो प्रोसेस लॉस रहेगा, नॉर्मल लॉस रहेगा, एबनॉर्मल लॉस रहेगा। लॉस वाली टेबल को जरूर अपनी कंसीडरेशन में रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर आप लोग समझ गए ना, तो आपको बड़े प्यार से बड़े आराम से ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो क्या बोलते हैं आप इसको, अपना प्रोसेस अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब मैं इसके फॉर्मेट को तैयार कर रहा हूं। अब ये जो प्रोसेस अकाउंट कैसे तैयार करना है सर, जितना आपकी प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा ना, उतना ही आपका प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट तैयार होगा। मान लीजिए आपके यहाँ पे 2 प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आपके फॉर्मेट के अंदर कितनी आएंगे, आपके 2 अकाउंट बन जाएंगे, क्लियर है। अगर 3 है तो आपका कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया सर, आपके 2 कॉलम रेडी किए हैं, उनका रीजन अभी मैं आपको बताने वाला हूं, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करके इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग कहेंगे ये क्या है, बिल्कुल आसान है प्रोसेस, और ये 18 नंबर आप लोग बड़े इजीली सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मेट है जिसको आपको याद रखना है। क्या क्या चीजें हैं, मैं सारी चीजें अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से इस फॉर्मेट को तैयार कर लेता हूं ताकि आप सभी को मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, आपको लिखना है हम लोग क्या रेडी कर रहे हैं बच्चा, हम लोग यहाँ पे आपका प्रोसेस अकाउंट रेडी कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, आपका प्रोसेस अकाउंट रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमने क्या निकाला, प्रोसेस अकाउंट निकाला, ठीक है। वही आपका डेबिट और क्रेडिट रहेगा। याद रखिएगा यहां पर आप लोग क्या लिखते हैं सर, यहां पर आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यहां पे आप लोग यूनिट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। यहां पर आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा सर, आपका अमाउंट आ जाएगा, यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा सर, आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब मैं एक फॉर्मेट आपको समझा रहा हूं, बाद में आपको डुप्लीकेट करना है, जैसे कॉपी में तो डुप्लीकेट नहीं होता है, मतलब आपको 2 फॉर्मेट रेडी करने हैं, 3 फॉर्मेट रेडी करने, मैक्सिमम 3 का ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहता है सर, सबसे पहले आपको बताना है 2 साइड होता है, एक बाई साइड होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग 2 इनपुट लिखते हैं, और इनपुट के अंदर आपका क्या रहता है, यूनिट्स भी मेंशन होता है और आपका अमाउंट भी मेंशन होता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इनपुट्स के अलावा जो भी आप लोगों ने पीछे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर पढ़ा था, जो अभी आपके जैसे आप
आपका टू मटेरियल हो गया है, तो मटेरियल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मटेरियल का अमाउंट यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं, वेजेज, या फिर आप लोग कह दीजिए सर आपका लेबर आता है, तो लेबर को यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे आप लोग ओवरहेड्स की भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ओवरहेड आ जाएगा। इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंस है तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे लिखा जा सकता है टू अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आपके मेंशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ सर, आपका इनपुट आ गया, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया, और आपके जितने भी अदर एक्सपेंसेस थे वो आ गया। अब एक कंपोनेंट और होता है जो यहाँ पे पूछा जाता है, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, एबनॉर्मल गेन। याद रखिएगा, आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका क्या रहता है, टू एबनॉर्मल गेन। आप लोग क्या कहेंगे, आपका एबनॉर्मल गेन है वो भी यहीं पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एबनॉर्मल गेन आ गया। अब करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, टोटल करना है दोनों चीजों का। सर आप लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। यहाँ पे यूनिट्स का टोटल आ जाएगा, और सर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे प्राइस का टोटल आ जाएगा। तो याद ये रखना है इस फॉर्मेट के अंदर सर टू साइड में क्या क्या आता है और बाई साइड में क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे वहां पे आपने पढ़ा था बाई साइड में, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट याद है तो मैंने क्या बताया था सर, बाई साइड के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या लेके चलते हैं, आपका WIP लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तमाम ऐसी बातें हैं जिनको माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। और जितने भी आपके लॉस होते हैं, लॉस का मतलब जैसे सबसे पहले आपका कौन सा लॉस होता है, मान लीजिए आपका बाई नॉर्मल लॉस होता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका बाई नॉर्मल लॉस हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, आपका बाई नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का लॉस हुआ है और उसका अमाउंट कितना बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आपका एबनॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है। यस, आपका क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका एबनॉर्मल लॉस है, इसको आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एक की चीज पॉसिबिलिटी और है, यहाँ पे आपका बाई वेट लॉस। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका क्या आ गया है, ये आपका वेट लॉस आ गया है। वेट लॉस का भी आपको क्या करना है, अमाउंट लिखना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अगर आपको याद हो तो वेट लॉस का एक ऐसा लॉस है जहां पर आपको अमाउंट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन नहीं करना होता। ठीक है, तो जब भी आपका वेट लॉस होगा वहां पर आपको क्या नहीं करना है, अमाउंट मेंशन नहीं करना है। और याद रखिएगा, यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो भी आपका कहां पे जाता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बाई साइड के अंदर जाता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका बाई क्लोजिंग स्टॉक की अगर आप लोग बात करते हैं तो कितना यूनिट आपके पास है और उसका अमाउंट कितना बनता है। क्लियर है, अब यहाँ पर होगा क्या, अच्छा कई कई किताबों में ये पॉइंट आपका ऊपर होता है, इसके ऊपर आपका क्या होता है, आप लोग कहते हैं बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं सर, आप लोग लिख सकते हैं बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, जैसे अगर आप लोग इसको कहते हैं, ये जो प्रोसेस अकाउंट है ये ए का है, और मैंने मान लिया दो डिपार्टमेंट है ए और बी, तो ये कहां पे चला जाएगा सर, आपका बी के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे नोट क्या करना है, आपकी कितनी आपकी यूनिट्स हैं और कितना अमाउंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा सर, आपको टोटल कर देना है, सबका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो जैसे ये आपका अमाउंट आ गया, यहाँ पे ये आपका अमाउंट आ गया, तो ये आपका इंडिविजुअल, जैसे मैंने क्या माना सर, हमारे पास कितने प्रोसेस डिपार्टमेंट है, दो प्रोसेस डिपार्टमेंट है, एक को आप लोगों ने क्या बोला है, ए बोला है, और एक को बी बोला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके लिए रेडी किया बच्चा, ये आपके प्रोसेस डिपार्टमेंट ए के लिए रेडी किया है। सिमिलर जो आपका तैयार होगा वो बी के लिए तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो जरूरी बात अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं समझी तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है सर, इस फॉर्मेट को हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कंसीडर ये करना है कि एग्जैक्टली जितना भी हमारे पास प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है, जैसे मैंने क्या कंसीडर किया कि यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस डिपार्टमेंट है, तो इसी का डुप्लीकेट करके जो आपका यहाँ पे यहाँ का जो आउटपुट है वो जो दूसरे बी के अंदर जाएगा वो एज ए इनपुट जाएगा। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने छोटा कर लिया था, जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं और माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इसका डुप्लीकेट करते हैं ताकि हम लोग चीजों को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर पाए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है ना, हमें करना क्या है, सेम फॉर्मेट रेडी करना है। सेम फॉर्मेट का किसके लिए रेडी करना है सर, अगर हमारे पास जितने डिपार्टमेंट होते हैं ना, जितने प्रोसेस होते हैं उसके लिए उतना ही फॉर्मेट हमें यहाँ पे रेडी करना पड़ता है। बस ध्यान ये रखिएगा, जो आपका पहला प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस है, उसका आउटपुट दूसरे के लिए किसकी तरह बिहेव करता है, वो आपके यहाँ पे आप लोग मान के चले वो उसके इनपुट की तरह बिहेव करता है। जस्ट ए मिनट, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जस्ट हेडिंग को चेंज करना है। एक ही जगह पे क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग एक ही जगह पे बी लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये हमने किसके
किसके लिए रेडी किया है, बी के लिए रेडी किया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आउटपुट आया है, देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, नेक्स्ट प्रोसेस बी के अंदर हमने ये एज इट इज उठा करके डाल देना है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जहां पर आप लोगों ने टू इनपुट लिखा है ना, इसको हम लोग माय डियर फ्रेंड चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं टू प्रोसेस ए। ये आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू प्रोसेस ए आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो हमें चेंज करनी है, यहाँ पर बाई नेक्स्ट प्रोसेस बी की बात की है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे दो डिपार्टमेंट थे, दो प्रोसेस थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग लिखेंगे बाई फिनिश्ड गुड। मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं, आपका एफ जी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है सर, यहाँ का जो आउटपुट है ना, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, लेकिन यहाँ का जो आउटपुट है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए इनपुट ऑफ द सेकंड प्रोसेस। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग मान सकते हैं, फॉर्मेट आप लोग मान सकते हैं। अगर आपने इस चीज को अच्छे से मास्टर कर लिया, इस फॉर्मेट को लर्न कर लिया, तो जो मैंने इनिशियली आपको बताया था, आप लोग तमाम तरीके की न्यूमेरिकल को बड़े प्यार से इजीली टैकल पर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मेट है, प्लीज 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 इसको मेमोराइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। और ये जो आपकी मैंने कैलकुलेशन करके बताई है, ये वाली जो स्लाइड है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लोग करते हैं तो आप इस तरीके की न्यूमेरिकल को हवा में उड़ा सकते हैं।